हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विद्या महासागर। हमने इससे पहले वीडियोस में कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के कुछ क्वेश्चंस, एक दो थ्योरम्स करी थी। हमने लास्ट टॉपिक कॉची थ्योरम और कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था। इसमें हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े थे, इनको याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला कैलकुलेट इंटीग्रेशन z dz 9 minus z square z plus I where c is the circle mod z equals to 2 described in positive sense। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि हमें क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ सर्कल दी गई है। क्या दी गई है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? मॉड z इक्वल्स टू 2। अब मैंने क्या बताया था, मॉड z इक्वल्स टू 2 होता है तो इसका सेंटर कितना होता है? 0, और रेडियस कितनी होती है? r। ठीक है, इसका सेंटर 0 और रेडियस r हो गई। इसी से देखकर हमने क्या बनाया है? डायग्राम बनाया है जिसका सेंटर क्या है? 0 और रेडियस कितनी है? 2। ठीक है, रेडियस 2 है। और फिर क्या बोला है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन ऑफ z dz अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस आई। तो हम क्या करेंगे? पहले 9 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और z प्लस आई इक्वल्स टू 0 कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? z इक्वल्स टू प्लस माइनस का 3 और z इक्वल्स टू माइनस का i। ठीक है, हमारे प्लस माइनस का 3 और माइनस का i आया। तो हमने वही चीज़ क्या करी, यहाँ पे ड्रॉ कर दी। हमारा प्लस का 3 और माइनस का 3 क्या हो रहा है? सर्कल से बाहर जा रहा है। जब कोई भी पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो उसे एनालिटिक दिखाना होता है, और जब बाहर होता है तो वो ऑलरेडी एनालिटिक होता है। यानी कि हमारा जो n माइनस जेड स्क्वायर वाला टर्म है वो एनालिटिक है, और जो ये माइनस आई है वो अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला z प्लस आई वाला टर्म जो हमें एनालिटिक दिखाना होगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस z इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई लाइज इनसाइड द कर्व। ठीक है, इनसाइड द कर्व। तो क्या होता है फॉर्मूला? एफ जेड इक्वल्स टू, मतलब एफ ए इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब इनका जो होल पावर होता है वो 1 होता है। अगर ये 1 से ज़्यादा हो गई तो हमारा nth डेरिवेटिव वाला लगेगा। कौन सा nth डेरिवेटिव? ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो हम पहले ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हमें क्या पता है? हम एफ जेड उसको मानते हैं जो एनालिटिक होता है टर्म। तो ये हो जाएगा z अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर। ऊपर वाला टर्म हमेशा एनालिटिक होता है। ठीक है, और नीचे हमें चेक करना होता है कि कौन सा इनसाइड द कर्व आ रहा है और कौन सा आउटसाइड द। जो इनसाइड द कर्व आएगा वो उसको एनालिटिक दिखाना होगा, और जो आउटसाइड द कर्व आएगा उसे एनालिटिक मान के चलेंगे। देखो, जैसे हमारा 9 माइनस जेड स्क्वायर वाला टर्म क्या आ रहा था? एनालिटिक आ रहा था, तो हमने क्या लिखा? z अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर को एनालिटिक। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं? फर्दर 2 पाई आई कर देते हैं इनटू, आगे से हम 2 पाई आई को ऊपर ले गए तो ये एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड हो गया। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड यानी कि जेड डी जेड जेड प्लस आई, इसी के लिए निकालना है हमें। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई आई एफ ऑफ माइनस आई। ठीक है, अब हमने एफ ऑफ माइनस आई लिख दिया। हमने एफ जेड किसको माना था? जेड अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर को। यहाँ पे हम माइनस आई की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन दिस, कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ आई स्क्वायर, -1 होता है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, कितनी आ गई वैल्यू? माइनस आई अपॉन 10। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? z डी जेड 9 z प्लस आई इज इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ आई की वैल्यू कितनी है? माइनस आई अपॉन 10। ये भी माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा पाई बाय 5। आंसर कितना आ रहा है लास्ट में, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी? यानी कि 9 प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी 9 माइनस जेड स्क्वायर जेड प्लस आई डी जेड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई बाय आई। ये हमारा आंसर हो गया था ना।
बहुत ईजी था। हमने क्या करा, पहले जो हमें सर्कल की इक्वेशन दी थी उससे हमने सेंटर और रेडियस निकाला। ये ड्रॉ बनाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एनालिटिक है नहीं है वो ड्रॉ से ही पता चलेगा। ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ बाहर आ रही थी वो उसको हमने एनालिटिक माना, जो अंदर वैल्यूज़ आ रही थी उसे एनालिटिक दिखाना था। तो हमने लिखा कि सिंस z ऑफ माइनस आई, जो z की वैल्यू माइनस आई है वो लाई करती है इनसाइड द कर्व। हमने अपना फॉर्मूला लिखा, fz उसे मानेंगे जो एनालिटिक होगा, z अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर जो था वो एनालिटिक था। उसके बाद हमने 2 पाई आई एफ ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, क्योंकि हमें इस टर्म का एनालिटिक प्रूव करना था तो हमने इस टर्म को ऐसे लिखा और इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ऑफ जेड। जेड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, माइनस आई है, माइनस आई की वैल्यू रखी इसमें, आंसर एफ माइनस आई की वैल्यू माइनस आई अपॉन 10 आ गया। उसके बाद सॉल्व किया, हमारा पाई बाय 5 आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 वेयर c इज द स्क्वायर हैविंग वर्टिसेस एट 0, 0, -2, -2, -2 एंड 0, -2 ओरिएंटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, हमको इसने क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया है, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इधर साइड ऐसे। ठीक है, और हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है, हमें क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। हमने z स्क्वायर प्लस 2z इक्वल्स टू 2 के रूट्स निकाले तो कितना है, -1 प्लस आई -1 माइनस आई। अब इसको हम कुछ मान लेते हैं क्योंकि ये टर्म थोड़ा अजीब सा है, मतलब कि हम इसको इसमें दिखा नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऐसे, तो हमने क्या कर लिया, इसको अल्फा और बीटा मान लिया। ठीक है, अब ये टर्म क्या है, ये -1 प्लस आई कहाँ होता है, अबव इधर साइड होगा कहीं पे, माइनस का 1 प्लस आई, और माइनस का 1 माइनस का आई इधर साइड होगा कहीं पे। ठीक है, क्योंकि दोनों टर्म माइनस में है तो इधर, एक माइनस में एक प्लस में है तो एक इधर आ गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये आउटसाइड द कर्व है तो ये एनालिटिक होगा, यानी कि जो हमारी अल्फा वाली टर्म है वो एनालिटिक होगी और बीटा वाली टर्म को हमें एनालिटिक दिखाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ z -1 माइनस आई लाइज इनसाइड द सर्कल या कर्व। तो हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा, एफ जेड अपॉन जेड माइनस बीटा डी जेड। इसके लिए हमें क्या करना है, एनालिटिक दिखाना है, तो 2 पाई आई एफ बीटा हो गया। अब मैंने क्या कहा था, एफ जेड हम किसे मानेंगे, जो चीज़ क्या होगी, एनालिटिक होगी, और हमारा एनालिटिक क्या है, अल्फा वाला टर्म एनालिटिक है, तो हमने क्या करा, एफ जेड को 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा मान लिया। उसके बाद हमने एफ बीटा निकालना है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे क्या गया, बीटा माइनस अल्फा, तो ये एफ जेड डी जेड जेड माइनस बीटा इक्वल्स टू 2 पाई आई 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा हो गया। अब बीटा और अल्फा की दोनों की वैल्यू रख दो। बीटा की वैल्यू कितनी थी, -1 माइनस आई, और अल्फा की कितनी थी, -1 प्लस आई। तो जब ये माइनस वाला टर्म खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर पाई आई आ जाएगा। किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 2 डी जेड का। ठीक है, इजी था, हमने जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही किया था। अभी मैं सिर्फ वाले फॉर्मूले का बता रही हूँ जिसमें डिग्री मतलब जिसकी पावर 1 होती है। ठीक है, अभी पावर 1 वाले हैं, उसके बाद जिनकी पावर 1 से ज़्यादा होगी वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है cos h पाई z डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 वेयर c इज द सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 2। सर्कल की इक्वेशन दी है, हमने क्या करा, इक्वेशन ऑफ सर्कल मॉड z इक्वल्स टू 2 वेयर सेंटर 0 हो गया और रेडियस 2 हो गया। फिर रूट्स निकालेंगे, देखेंगे कि वो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं। अगर लाई कर रहे होंगे तो हमें एनालिटिक प्रूफ करना होगा, और नहीं कर रहे होंगे तो वो एनालिटिक होंगे। z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू माइनस का i और i, 0 भी लाई कर रहा है, माइनस का i भी लाई कर रहा है और i भी लाई कर रहा है सर्कल के अंदर, क्योंकि हमारा रेडियस 2 था। ठीक है, अब ये सब कुछ सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो हमें इन सबको एनालिटिक दिखाना होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो सिर्फ ऊपर वाला टर्म है वो एनालिटिक होगा। ऑल द वैल्यूज ऑफ z लाइज इनसाइड द कर्व। ठीक है, तो z 1 अपॉन, अब हमको इस जो टर्म है इसको पार्शियल से खोलना पड़ेगा क्योंकि ये सारे टर्म एनालिटिक दिखाने हैं। अगर कोई एक एनालिटिक भी होता तो भी हमें दिखाना होता, क्योंकि इसमें 3 है, अगर 2 होते हैं
तो एक तो एनालिटिक होता है, एक को दिखाना होता है, तो हमें पार्शियल की जरूरत ही पड़ती, पर यहाँ पे तीनों को एनालिटिक दिखाना है तो हमें पार्शियल यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको पहले हमने ऐसे लिखा, उसके बाद यूजिंग पार्शियल, पार्शियल में क्या करते हैं हम a अपॉन समथिंग, b अपॉन समथिंग, c अपॉन समथिंग करते हैं। फिर हमने z की कोई एक वैल्यू रखी 0 ताकि हम एक टर्म 0 बना सकें, मतलब दो टर्म 0 बना सके, तो एक की वैल्यू आई। फिर हमने z की दूसरी वैल्यू रखी जहाँ पे दो टर्म 0 हो गए, एक की c की वैल्यू आ गई। फिर z की माइनस आई वैल्यू रखी, क्या आ गया, b की वैल्यू आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, हमने a b c की जो इक्वेशन निकाली उसको a में पुट करेंगे, ऐसे ही करते हैं पार्शियल में। तो हमने क्या करा, a की वैल्यू कितनी थी 1, 1 अपॉन जेड हो गया, b की वैल्यू कितनी थी -1/2 रखी 1 अपॉन जेड प्लस आई। ठीक है, c की वैल्यू -1/2 1 अपॉन जेड माइनस आई कर दिया। अब हमने क्या करा, cos h पाई z को cos i पाई z लिखा, क्यों, क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज i के टर्म्स में आ रही थी, तो हमने क्या करा, इस वाले टर्म को भी i के टर्म में बना दिया, क्योंकि हाइपरबोलिक लिखने का कोई फायदा है नहीं, है ना। इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारी सारी टर्म्स जो है i के टर्म्स में आ रही, तो हमने इसको cos i पाई z बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट करा, cos h पाई z को अपॉन z प्लस आई z माइनस आई, इंटीग्रेशन ऑफ cos i पाई z प्लस आई z माइनस आई dz। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos i पाई z अपॉन z dz, माइनस मतलब स्प्लिट कर दिया। ठीक है, जो z की वैल्यू थी z प्लस आई की थी और z माइनस आई की थी। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब हमने क्या करा, एफ जेड मान लिया, किसको, cos i पाई z को। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमें पता है f इक्वल्स टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई एफ ए। हमने ऐसे लिखा। अब क्या करना है, हमें पता है कि सारी टर्म्स को हमें, जो हमारी नीचे वाली टर्म्स थी उन्हें एनालिटिक दिखाना है, तो हम नीचे वाली टर्म को तो एनालिटिक मान नहीं सकते, तो हम किसको मानेंगे, ऊपर वाली टर्म को एनालिटिक मान के चलेंगे। हमेशा ऊपर वाली टर्म हमेशा एनालिटिक होगी, और कॉस साइन इन सब के फंक्शन एनालिटिक ही होते हैं। ठीक है, तो आगे करते हैं। देखो एफ जेड इक्वल्स टू कॉस आई पाई जेड। ठीक है, पुटिंग इक्वेशन 2 इन, जो हमारी ये 2 नहीं है ये 3 है, ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम यहाँ पुट करेंगे। एफ जेड मान लिया कॉस आई पाई जेड को, एफ जेड लिख दिया। अब हमारी इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आई एफ ए। ठीक है, अब हमारी एफ जीरो की वैल्यू, एफ माइनस आई एफ आई, इनकी वैल्यूज निकालेंगे। कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस पाई की वैल्यू -1, कॉस माइनस पाई, माइनस बाहर आ जाता है, कॉस पाई की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस का 1 हो गया। हमने इन सब की वैल्यू यहाँ रखी, तो 2 पाई आई प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1/2 2 पाई आई प्लस 1/2 2 पाई आई, तो ये कितना हो गया 4 पाई आई, आंसर आ गया लास्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी था क्योंकि इसे पार्शियल में करना था। उसके बाद हमें जो cos h पाई z है उसको cos i पाई z मानना था, क्योंकि सारी टर्म्स हमारी i में आ रही थी। ठीक है, बाकी सब में सेम चीज़ें लग रही हैं अनटिल एंड अनलेस उसकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं है। अगर 1 से ज़्यादा होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस इतना होगा, और 1-2 स्टेप बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, इवेल्युएट 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन e की पावर z t अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 डी जेड। t जो है वो ग्रेटर देन 0 है, वेयर c इज मॉड z इक्वल्स टू 3। मॉड z इक्वल्स टू 3 दिया, वापस से रेडियस 3, सेंटर 0, सर्कल बनाया, 3 बनाया, 0 0 पे रूट्स निकाले, प्लस आई माइनस आई ने दोनों सर्कल के अंदर लाए कर रहे हैं, मतलब कि इनको भी एनालिटिक दिखाना होगा, यानी कि ऊपर जो e की पावर zt है वो क्या होगा, एनालिटिक होगा। सिंस वैल्यू ऑफ z प्लस आई एंड आई माइनस आई लाइज इनसाइड द कर्व, फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, 1/2 पाई आई e की पावर z t अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 डी जेड इक्वल्स टू एफ ए। ठीक है, एफ जेड इक्वल्स टू ई जेड टी हमने पता है एनालिटिक है, एफ इक्वल्स टू 1/2 पाई आई ई की पावर जेड टी अपॉन जेड प्लस आई जेड माइनस आई, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हमने अभी रूट्स निकाले हैं, तो ऐसे तोड़ सकते हैं इसको। डी जेड पार्शियल यूज़ करेंगे वापस से, क्योंकि ये दोनों ही एनालिटिक दिखाने, तो हमने पार्शियल यूज़ करके क्या करा, वापस से ए और बी की वैल्यू निकाली। पार्शियल तो सभी को आता होगा ना, बहुत ईजी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाली टर्म कैंसिल हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे z माइनस आई है, z प्लस आई है, तो अगर हम i रख देंगे तो याला टर्म 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम माइनस आई रखेंगे तो याला टर्म 0 जो है अगर ये a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a और b की वैल्यू आ गई, हमने इनकी वैल्यूज़ कहाँ पुट करी, याली इक्वेशन में, याली इक्वेशन में पुट करी, तो हमारा कैसा बना, 1/2 पाई आई ई की पावर जेड टी जेड प्लस आई जेड माइनस आई डी जेड इक्वल्स टू 2 पाई आई, ए की वैल्यू -1/2 पाई आई 2 आई थी, तो ई की पावर जेड टी जेड प्लस आई प्लस 1/2 आई ई की पावर जेड टी जेड माइनस आई डी जेड। अब ई की पावर जेड टी को हमने एफ जेड माना था,
हमने एफ जेड लिख दिया, ठीक है, और 1/2i को बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये वाला टर्म माइनस का, अगर ये माइनस में था तो ये माइनस का एफ जेड है, ठीक है, ये माइनस का एफ जेड है, और अपॉन जेड प्लस आई 1/4πi² हो गया, क्योंकि 2i को बाहर लिया, आई स्क्वायर की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लिख देते हैं, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड 2πi हो जाता है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2πf(z), ठीक है। तो 1/4πi की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आ गया, माइनस ऑफ एफ जेड प्लस आई डी जेड, एफ जेड अपॉन जेड माइनस आई डी जेड, ठीक है। अब हम इसकी जगह क्या रखेंगे 2πi एफ ए, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ पे एक स्टेप कम कर रखा है, जब हमने 1/4πi माइनस का इसके बाहर 2πi ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस ऑफ एफ माइनस आई प्लस एफ ऑफ आई, ठीक है। तो ये 2π से 2π गया तो कितना बचा 2, और माइनस भी बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, देखो i/2 हो जाएगा, f माइनस आई माइनस एफ आई, एफ जेड की वैल्यू कितनी थी e⁻ZT, हमने i और माइनस आई लिखी तो हमारी 2 वैल्यूज़ आ गई, तो i/2 e⁻IT माइनस e⁻IT। हम कैसे लिखते हैं e⁻IT को cos t माइनस आई साइन टी, और e⁻IT को cos t प्लस आई साइन टी, यहाँ से आई साइन टी और आई साइन टी वाला टर्म जो है वो बचेगा, बाकी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2i साइन टी बचेगा माइनस का, तो 2 से 2 गया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस हो जाएगा तो साइन टी आंसर आ गया, ठीक है। जैसे हम ई थीटा को लिखते हैं ना, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई की पावर आई थीटा को, सॉरी, और ई की पावर माइनस आई थीटा को क्या लिखते हैं, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। वही चीज़ हमने यहाँ पे भी करी है, वैल्यूज़ रखी, जो कैंसिल होता था कैंसिल करा, बचा क्या 2 का माइनस का 2i साइन टी, आई स्क्वायर माइनस आई होता है, सॉरी -1, 2 से 2 गया, पॉजिटिव हो गया, साइन टी आंसर आ गया। ईजी थे बहुत क्वेश्चंस, ठीक है, सारों में एक जैसे मेथड लग रहे हैं। एक बार वीडियो को अच्छे से देखना, पॉज करके खुद सॉल्व करना, फिर देखना कि मेरा जो आप तरीका कर रहे हो वो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट nth डेरिवेटिव के लिए करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और सारी वीडियोज़ को अच्छे से देखना, सब समझ में आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सिर्फ क्वेश्चन हैं, थ्योरम बहुत कम है, और थ्योरम है भी तो बहुत इजी हैं, समझने वाली है, बिल्कुल इजी से समझ में आ जाएगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू।